नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आरा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गांधी जयंती पर भाजपा का स्वच्छता अभियान आपको पता चले आज से शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आरा न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये अभियान जो है इसकी शुरुआत की है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपको पता चले आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। गोमती नगर इलाके में साफ सफाई की शुरुआत की गई है। गोमती नगर से शुरुआत की गई। स्वतंत्र देव सिंह की मार्गदर्शन में बीजेपी के सभी नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। प्रदेश भर में बीजेपी जो है आपको पता चले ये अभियान स्वच्छता अभियान चलाएगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आरा न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गांधी जयंती के मौके पर आज आपको पता चले गांधी जयंती है और आज स्वच्छता अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जो है बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह उनके मार्गदर्शन में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोमती नगर इलाके में साफ सफाई की गई है और बीजेपी के जो पदाधिकारी और बीजेपी के सभी नेता आपको पता चले हर प्रदेश में ये अभियान चलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गांधी जयंती पर भाजपा का आज से स्वच्छता अभियान है। आज स्वच्छता अभियान चला रही है बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले गांधी जयंती के अवसर पर सभी राजनेताओं ने गांधी जयंती को याद किया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ आपको बता चले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बापू को याद किया है। बापू की जयंती पर जनसंवाद आज पीएम मोदी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले कि 2019 में जल जीवन अभियान की शुरुआत जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने की थी और 2 अक्टूबर से इसको संचालित करने का आह्वान किया गया था। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो पहले ही साल शिक्षा का बजट जो है उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। प्रयागराज में सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता चले उन्होंने संबोधित करते हुए सिसोदिया ने ये बातें जो हैं वो मीडिया के सामने कही थी। 2016-2017 में उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट 17% के करीब था, जिसे योगी सरकार लगातार घटाती रही और आज वह इसे 13% पर लेकर आ चुकी है। सिसोदिया ने कहा है कि आज प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षा मित्र धक्के खा रहे हैं। महिला शिक्षकों ने तो सिर मुड़ाकर योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। 5 साल पहले 60% बच्चे सरकारी स्कूलों में और 40% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन आज यह अनुपात उल्टा हो गया। आज 60% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बंटाधार हो रहा है, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। मनीष सिसोदिया ने कहा है अभी तक धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पार्टियां आती थी आपके पास, लेकिन पहली बार एक पार्टी यहां आई है राज्य में जो कहती है कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ कह नहीं रही है बल्कि दिल्ली में उसने इसे करके दिखाया। सिसोदिया ने कहा है कि आज आलोचना करने वाली पार्टियों के लिए भी कह रहे हैं कि सच में शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में कमाल का काम हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 7 साल में स्कूलों की ढांचागत सुविधाएं निजी स्कूलों से बेहतर दिख रही हैं और सरकारी स्कूलों के नतीजे निजी स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। सिसोदिया ने कहा है कि यही वजह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT और नीट की परीक्षा निकाल लेते हैं। अब बच्चों में संस्कार डालने के लिए दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस कैरिकुलम लागू कर दिया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वह अपने बूते चुनावी समर में उतरने से नहीं कतराएगी। आपको बता चले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में अपनी पार्टी की रणनीति पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निस्संदेह हम वहां लड़ने जा रहे हैं। बेशक हम बीजेपी के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अकेले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और आपको बताते चलिए यहाँ उसने 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी।
पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया था। जेडीयू हालांकि बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सहयोगी रही है, लेकिन अन्य राज्यों में इनका गठबंधन नहीं बन पाया। जेडीयू ने गुजरात में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ सफलता हासिल कर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में वहां आ चुकी थी, लेकिन सत्ता में आई बीजेपी ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में जेडीयू के कई विधायकों को अपने दल में शामिल कर लिया। अगले महीने बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जेडीयू की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कुशवाहा ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, हमें किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। कुशेश्वर, अस्थान और तारापुर दोनों ही हमारी सीटें थी और सत्ताधारियों के दुखद निधन पर वो खाली हो गई थी। हमारी जीत निश्चित है। हम केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत का अंतर कितना बड़ा होगा। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जता दिया है। आपको बताते चलिए, इस सब के दौरान अगले 48 घंटे तक बारिश को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया गया। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से सीधे बिहार के मध्य हिस्से में पहुंच जाएगी। इस कारण भारी बारिश हो सकती है, खासकर नवादा और जमुई में। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया और इसके साथ साथ किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 3 अक्टूबर की शाम से बारिश धीरे धीरे कम हो सकती है। इस दौरान अधिक बारिश होने से अधिकांश जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों को लेकर बिहार को आपको बताते हुए 3 जोन में बांटकर चेतावनी दी। भागलपुर, बांका, पटना, अरवल, गया और औरंगाबाद को येलो जोन में रखा गया। ऑरेंज जोन में जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया को रखा गया है। इसी के साथ साथ रेड जोन की बात करें तो इसमें नवादा, जमुई को रखा गया। मौसम विभाग ने 204 mm तक बारिश होने की संभावना जताई। तो गया के बुनियादगंज क्षेत्र के अलीपुर के रहने वाले वीरेंद्र चौधरी की पीट कर आपको बताते चले शादीपुर में गांव में हत्या कर दी गई थी। मारपीट की घटना गुरुवार देर रात की। वीरेंद्र ने शुक्रवार सुबह मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वीरेंद्र अलीपुर के रहने वाले जिला पार्षद सदस्य सिकंदर चौधरी का चचेरा भाई। परिजन चुनावी रंजिश में हत्या बता रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वीरेंद्र शराब की तस्करी भी करता था। बुनियादगंज पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीरेंद्र अपने एक साथी के साथ गुरुवार की देर रात शादीपुर गांव में गया हुआ था। वहां पहले से चल रहे विवाद में उसकी एक गुट से बहस हो गई। बहस के दौरान ही मारपीट शुरू हो गई। मारपीट करने वाले लोगों ने वीरेंद्र को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। उसका साथी मारपीट होता देख मौके से किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला। उसने घटना की सूचना वीरेंद्र के घर के लोगों को दी। वे आनन फानन में शादीपुर गाँव पहुंचे तो देखा कि वीरेंद्र अधमरा जमीन पर पड़ा। वहां आसपास कोई भी नहीं था। घर वालों ने वीरेंद्र को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए और वहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। वीरेंद्र के खिलाफ शराब का धंधा करने के मामले में विभिन्न थानों में आपको बताते चले मुकदमे भी दर्ज है। तो भारतीय रेल जहां एक और पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है, वहीं इसके यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी वह कितना गंभीर रहता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय रेल द्वारा मेला एक्सप्रेस ट्रेन को बरेली के सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर डिरेल होने का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल प्रशासन, रेलवे फायर ब्रिगेड समेत 55 एजेंसियों ने भाग लिया और रिस्पॉन्स टाइम चेक किया गया कि रेलवे में दुर्घटना होने पर कितनी देर में सभी एजेंसियां सक्रिय होती हैं। प्लेटफॉर्म पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटते हुए डिब्बे की तस्वीरों को देखकर आप घबराइएगा नहीं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल यह एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है जिसमें वास्तव में इस तरह की दुर्घटना होने पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसका रिहर्सल जो है वो किया जा रहा था। और यह देखा जाता है कि दुर्घटना होने के बाद जो सूचना भेजी जाती है उसके बाद सभी बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कितने समय पर दुर्घटना स्थल पर पहुंचती हैं और वहां पर मौजूद परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से बचाव कार्य किया जाता है। इस मॉक ड्रिल में 55 छोटी बड़ी एजेंसियां शामिल थी, जिसमें प्रमुख रूप से एनडीआरएफ और रेलवे ने संयुक्त रूप से इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। बरेली इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया है कि जैसे ही ट्रेन के डिरेल होने की सूचना प्रसारित की गई, सभी एजेंसियां
सक्रिय हो गई। मौके पर डिरेल हुए डिब्बों को काटकर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिन यात्रियों को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी उनको अस्पताल भिजवा दिया गया। इस पूरी मॉक ड्रिल में छोटी बड़ी 55 एजेंसियां शामिल होती हैं और इसका उद्देश्य रिस्पांस टाइम को चेक करना तो है ही, इसके अलावा सभी एजेंसियों के बीच आपस में तालमेल बनाना है। वास्तव में ये दुर्घटना के समय सभी लोग बचाव कार्य में जुड़ सकें। वहीं इसी हड़सल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस प्रशासन, डॉक्टर का पैनल, एम्बुलेंस, रेलवे के अधिकारियों समेत लगभग 54 एजेंसी लगाई गई थी ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे समय पर कंट्रोल किया जा सके।